हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन की शुरुआत करने से पहले आज के लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स है वो पढ़ेंगे और फिर मैं उन पर आपको अच्छी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सब करने के लिए आपको एक अच्छा बेस चाहिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए, ताकि आप जो भी क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे तो आप उसका आंसर बढ़िया तरीके से दे सके। तो आज हम वही काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन की बात करने से पहले रिएक्शन जो वर्ड आया है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसी से आप सब समझना स्टार्ट कर दोगे। ठीक, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं क्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जब रिएक्शन वर्ड आपसे पूछे तो आप बोलना रिएक्शन एक प्रोसेस है। बच्चों ध्यान से, रिएक्शन एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस? जिस प्रोसेस में किसी भी सब्सटेंस की बेसिक प्रॉपर्टी में चेंज होकर एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, इस प्रोसेस को हम रिएक्शन का नाम देते हैं। दोबारा से, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की बेसिक प्रॉपर्टी में चेंज होकर एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिएक्शन का। एग्जांपल देख के समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। आप सभी को पता है दूध से दही बनता है। ठीक है, जब दूध से दही बनता है तो चलो इसको डीप में समझते हैं। ठीक है, और इसी से हम इस रिएक्शन वर्ड को अच्छे से डिफाइन करते हैं। सुनना बात को ध्यान से। आपको पता है दूध में लैक्टोज पाया जाता है, तो जब दूध की बेसिक प्रॉपर्टी का नाम क्या बच्चों? लैक्टोज है, और जब लैक्टोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में तो दही बनता है। तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि दूध की बेसिक प्रॉपर्टी है लैक्टोज, और लैक्टोज कन्वर्ट हुआ लैक्टिक एसिड में तो एक नया सब्सटेंस बना जिसका नाम हमने दही रखा। और लैक्टोज को कन्वर्ट लैक्टिक एसिड में कौन करता है? लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तभी मैंने क्या बोला, रिएक्शन एक प्रोसेस है और ये क्या करती है? बेसिक प्रॉपर्टी में चेंज करके एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। तो जो दूध से दही बना बच्चों, ये एक चेंज है, दूध से दही का बनना। और ये चेंज कैसा है? परमानेंट है, क्योंकि आप दही से दूध नहीं बना सकते। और जो चेंजेस परमानेंट होते हैं इन्हीं को हम केमिकल चेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल चेंज। तो इससे हमने दो बातें बता दी अच्छे से। पहले प्रोसेस बताया, फिर मैंने आपको बताया क्या केमिकल चेंज के बारे में क्या है। केमिकल चेंज के बारे में हम और अभी डिस्कस करेंगे। केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ये अभी आपको बताते हैं। ये सबसे मेन बात है कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वो मैंने बताया कि क्या करते हैं। उनमें एक प्रोसेस होती है और जिस प्रोसेस को हम रिएक्शन कहते हैं, और वो रिएक्शन कौन सी प्रोसेस थी वो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो आप इसी कॉन्सेप्ट को पकड़कर हम पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, एंड तक जाएंगे। और आप इस बात को मत भूलना कि रिएक्शन जो मैंने बताया था वो एक प्रोसेस थी, और वो कौन सी प्रोसेस थी वो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है, सारी चीजें समझाता हूं। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हम चैप्टर की को स्टार्ट करने से पहले हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जो बच्चे 9th क्लास में, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उन बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको दिख रहा है हमने एक तरफ लिखा है केमिकल चेंज और एक तरफ लिखा है बच्चों आपका फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है बच्चों? तो केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है इसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, आप उस चीज को समझना। अगर आपसे पूछे कि क्या केमिकल चेंज क्या है, तो हम बताते हैं कि दोज चेंजेस, दिख रहा होगा आपको कि क्या दोज चेंजेस जिनमें इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो केमिकल चेंज में एक चीज तो तय है, हमेशा एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। याद रखना, एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे मैंने क्या कहा, अभी मैंने बताया कि दूध से दही बना तो एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ। दूध से क्या बना? दूध से जब दही बना यानी मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हुआ तो क्या बना? तो एक नया सब्सटेंस बना दही। तो हमने बोला कि ये केमिकल चेंज है। इसी प्रकार से और बताते हैं, अगर मैं आपसे सिर्फ कहूं कि क्या बर्निंग जो होते हैं, जैसे आपको बर्निंग ऑफ, हम बात करें पेपर, तो बर्निंग ऑफ पेपर को हम जलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, उसमें राख निकलती है ना और गैस निकलती है।
एक नया सब्सटेंस बनता है। और समझाते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, लोहा अलग और जंग अलग। देखो जंग एक नई प्रॉपर्टी है, एक नया सब्सटेंस है। तो केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, जबकि फिजिकल चेंज में किसी प्रकार का नया सब्सटेंस चेंज नहीं होता। देखा, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ये याद रखना, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, भले ही हमारे चैप्टर में आगे नहीं आएगा, पर चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसी प्रकार से और क्या होता है केमिकल चेंज में? केमिकल चेंज बच्चों आपको याद रखना, इन अ केमिकल चेंज द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व चेंज देयर आइडेंटिटी। यानी कि क्या होता है कि जो भी हम यहां पर बात करते हैं केमिकल चेंज में क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। जैसे दूध में लैक्टोज था और वो क्या बन गया, एसिड, तो एसिड एक नई आइडेंटिटी आ गई। तो याद रखना, लोहा था जंग बन गया, एक नई आइडेंटिटी आ गई। तो केमिकल चेंज में हमेशा सब्सटेंस में एक नई आइडेंटिटी आ जाती है, यानी कि जो पुरानी आइडेंटिटी है उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें साइज और शेप में चेंज होता है बस, ठीक है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसको काट कर कोई एक बॉक्स बना दिया। अब देखो अगर बॉक्स बनाया तो क्या हुआ, उसकी शेप और साइज बदली, पर है तो लकड़ी अभी, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि दूध से जब दही बना। इसी प्रकार फिजिकल चेंज जो होते हैं टेम्पररी चेंज होते हैं। टेम्पररी मतलब अगर आप चाहो तो उनको वापस उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप क्या करते हो, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ को मेल्ट करते हो ना, बर्फ है, बर्फ को मेल्ट करते हो तो हीट देते हो, तो हीट देते से बर्फ पानी बन जाता है। उसी पानी को फ्रीजर के अंदर डालो, वापस क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। तो इसका मतलब टेम्पररी चेंज है। पर केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। केमिकल चेंज में क्या है बच्चों कि अगर एक बार दूध से दही बना तो दही से दूध नहीं बन सकता है। एक बार लोहे पर जंग लग गया तो जंग को हटाकर वापस वही लोहा नहीं लाया जा सकता है ना। तो ये सब चीजें कौन सी है बच्चों, जो परमानेंट होती है वो कौन सी है, केमिकल है। जो टेम्पररी चेंज होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या बच्चों, आपका फिजिकल चेंज। और क्या है, तो हम बोलते हैं कि क्या कि जो आपके केमिकल चेंज होते हैं यूजुअली कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, यानी रिवर्स नहीं हो सकते। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि जो बन गया वो बन गया, लेकिन फिजिकल चेंज क्या होते हैं, इजीली रिवर्सिबल। अभी मैंने दिया था मेल्टिंग ऑफ आइस का एग्जांपल। और केमिकल चेंज में बहुत ज्यादा हीट, लाइट, एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है या फिर निकलती है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, फिजिकल चेंज के कंपैरिजन में। जबकि फिजिकल चेंज में बहुत छोटी सी मात्रा में हीट और लाइट एनर्जी निकलती है, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ दिए हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का। बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी जो फलों का पकना, ये भी क्या है बच्चों, एक केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड यानी खाने का को बनाना यानी खाने का बनना, ये भी क्या है बच्चों, एक आपका केमिकल चेंज है। ये तो मैंने दिया था। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ऐसे बहुत सारे चेंज है जिनको केमिकल चेंज कहा गया है। इसी प्रकार से बच्चों फिजिकल चेंज में मेल्टिंग ऑफ आइस है मैंने बताया, मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन को बनाना, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का जलना, ये सब चीजें क्या, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, इनमें शेप और साइज में चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता। तो मेन बातें पकड़ के चलिए, केमिकल और फिजिकल चेंज में क्या क्या है। केमिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस बनता है, हर नया यानी कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जबकि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। अगली चीज क्या, केमिकल चेंज में आइडेंटिटी में चेंज होता है, फिजिकल में नहीं होता। केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं, फिजिकल चेंज टेम्पररी होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट आप समझ सकते हो, केमिकल चेंज में बहुत सारी हीट, लाइट, एनर्जी निकलती है, जबकि फिजिकल चेंज में बहुत कम मात्रा में हीट और लाइट निकलती है। ये तो बच्चों केमिकल चेंज के पीछे मैंने बताया था केमिकल रिएक्शंस का ही सबसे बड़ा क्या है, रोल है, क्योंकि एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस ही क्या करती है, किसी सब्सटेंस की बेसिक प्रॉपर्टी में चेंज करती है, उसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल चेंज के अंदर डीप में जाकर केमिकल रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना बेटा। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो सुनिए ध्यान से, नोट्स भी आप बना सकते हो, इसीलिए पूरा प्रॉपर बताया गया है, नहीं तो मैं ऐसे भी समझा सकता था।
केमिकल रिएक्शन की बच्चों जब बात करते हैं तो हम बताते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। द प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंसेस, यानी कि ट्रांसफॉर्म करते हैं एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को एक नए सब्सटेंस में, जो मैंने बताया था एक नई प्रॉपर्टी के साथ। न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्या, केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, अभी बताया दूध से दही बनना, ये मैंने बताया। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बात करें, मैग्नीशियम रिबन का जलना, अभी इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैग्नीशियम रिबन का जलना ये भी क्या है बच्चों, आपका एक केमिकल रिएक्शंस आपको दिखाता है। यहाँ पर दिखा रखा है कि ये पूरा बता रखा है, मैग्नीशियम रिबन ये रखा हुआ है इसने, है ना। और यहाँ पर क्या बच्चों आप देखिए क्या बनता है, नीचे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आपको डिटेल में समझाता हूं मैं, आप बस पहले ये समझिए कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म होकर एक नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ। उन्हीं को बच्चों हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगली चीज बच्चों हम यहां देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है। क्या, एक तो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक, ये दिख रहा नीचे जिंक है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है नीचे, यहां देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों आपस में मिलने से, यानी कि समझिए कि सल्फ्यूरिक एसिड एक हमारे पास बीकर में रखा है, उसमें जिंक के कुछ टुकड़े डाल देते हैं। जब सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के टुकड़े डालते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि उसमें बबल्स क्रिएट होते हैं, और बबल्स क्रिएट करने पर अगर आप एक मैच स्टिक यानी कि एक या कैंडल को लेकर जाते हैं उसके पास, तो उसमें से पॉप साउंड आती है। पॉप साउंड आने का मतलब ये होता है कि वो कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहां पर मैंने बताया कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, देखो केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिलकर क्या देते हैं, जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो मैंने बताया केमिकल रिएक्शन हमेशा दो चीजें होती है, एक रिएक्टेंट, जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। तो पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड कर रहा है। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है बच्चों, जो निकल के आते हैं। तो यही चीज यहां बता रखी है कि रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं उन्हीं को बच्चों हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में तय रखो। क्या रखो, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक तो डेफिनेशन वो जो बहुत डीप में है, दूसरा सिंपल भी कह सकते हो कि अ केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो सब्सटेंस रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आपको यहाँ दिख रहा है, एक बात और याद रखना, ये रिएक्शन का साइन है यहाँ बना रखा है। ठीक है, रिएक्शन है, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं, राइट हैंड साइड वाले को हम बच्चों प्रोडक्ट कहते हैं। सिंपल तरीके से ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगली चीज बच्चों जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कैसे, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें बच्चों तो 5 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली देखने को मिलते हैं। क्या चीज समझाया, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में कुछ करैक्टर देखने को मिलते हैं। मेनली 5 करैक्टर देखने को मिलते हैं। पहला करैक्टर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना। अभी बताता हूं, ध्यान से समझना। दूसरी चीज आपने अगर देखे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अभी बताएंगे प्रेसिपिटेट क्या है, अभी आप समझिए। तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। चौथा चेंज इन कलर। पांचवा आपका चेंज इन स्टेट। तो आपको ये 5 कैरेक्टर पेपर में इनमें से सवाल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो आप ध्यान से समझिए, ये मेन बात हम जो पढ़े मेन टॉपिक है। अगर आपसे पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर्स कौन से हैं, तो आपको पता है यह सवाल पूछा एमसीक्यू में आ गया, इनमें से कौन सा ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर होते क्या है, तभी तो आप बता पाओगे ना कि कौन सा नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन के मेनली 5 मैंने बताया कैरेक्टर है। ठीक है, 5 कौन से, पहला बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा बताया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट,
तीसरा बताया चेंज इन कलर, चौथा बताया चेंज इन टेम्परेचर, पांचवा बताया चेंज इन स्टेट। तो एक एक पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे वही वही एग्जाम्पलों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चों बात कर लेते हैं किसके ऊपर, इवोल्यूशन ऑफ गैस के ऊपर। इवोल्यूशन ऑफ गैस की जब हम चर्चा करते हैं तो आपको पता है कुछ केमिकल रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होती है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि जब जिंक को हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, जिंक के टुकड़े को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, तो यहाँ दिख भी रहा होगा आपको, आप ध्यान से समझना, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आप नीचे देखो ये टुकड़े रखे हुए हैं, इनको हमने क्या, ये जिंक के टुकड़े सारे, और इसके अंदर जो हमने एसिड डाला, ये डाला हुआ ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड क्या होता है ये भी हम बाद में सेकंड चैप्टर आएगा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स पे, वहां हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या कर रखा, लेकिन आपको थोड़े बहुत एसिड के करैक्टर तो आते हैं बेटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो इसमें से क्या हुआ, तो आप देखिए इसमें से मैंने बताया कि पॉप साउंड क्रिएट होती है। पॉप साउंड क्रिएट होके अगर आप इसके पीछे या इसके साथ में कैंडल को लेकर जाते हो तो कैंडल को जाने पर इसमें से क्या होते हैं, पॉप साउंड क्रिएट होती है बबल से। तो हम कहते हैं कि जिसमें पॉप साउंड क्रिएट हो वो वाली गैस का नाम बताइए, तो कौन सी है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। अब ये भी पूछा जा सकता है कि पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होने वाली गैस का नाम बताओ, तो याद रखना कौन सी है बच्चों, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अलग अलग पूछ सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, अरे हाँ या ना। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालने से कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखना कौन सी निकलती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमारा टॉपिक था इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो गैस निकल रही है, आपको दिख रहा है, और कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगला पॉइंट बच्चों, अगर हम इसको समझे, सेकंड एग्जांपल, आपको पता है कि जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है वही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां पर देखिए तब वो कौन सी गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल दिमाग में याद रखना। अब बच्चों यहां पर बताया सोडियम कार्बोनेट है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मैं केमिकल इक्वेशन भी लिख रहा हूं साथ में, लेकिन मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन याद रखना केमिकल इक्वेशन हमारे लिए सिंपलेस्ट वे होता है जिससे हम इजी तरीके से इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिएक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो समझाया गया है, सोडियम कार्बोनेट को जब रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको पता है कौन सी गैस निकलती है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही, हमें कैसे पता, तो याद रखना जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस की पहचान है पॉप साउंड, और कार्बन डाइऑक्साइड का की पहचान है मिल्की कर देता है, दूध जैसा रंग कर देता है, मिल्की। कहीं पर भी अगर आपको दिखे पॉप साउंड है तो हाइड्रोजन नाम देना, मिल्की कलर हो गया तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस हो रही है, पक्का है। नीचे दिखा भी रखा है, ये आपको दिख रहा है ऐसा, देखो यहाँ पे है ना। तो ये कौन सी गैस निकल रही बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कब, जब सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट किसके साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सोडियम कार्बोनेट को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से क्या रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलता है, वाटर निकलता है। पर आपका मेन जो है पेपर में सवाल पूछेगा, सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने पर कौन सी गैस बनती है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता चलेगा, मिल्की कलर हो जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, और जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या प्रूफ है, पॉप साउंड निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, पॉप साउंड। तो क्लियर हो गया कि अगर पूछेंगे पहला करैक्टर क्या है केमिकल का, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलती है। और इनमें सवाल कैसे पूछ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिए बेटा। अगला करैक्टर आता है बच्चों, नेक्स्ट करैक्टर आपको देखने को मिलता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, हम बताते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, यानी कि जो पानी में यानी किसी सॉल्यूशन में नहीं घुलता, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ये कब होता है, किसी भी रिएक्शन के होने के बाद एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बच जाता है, उस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट कहते हैं। पेपर में इसमें से बहुत बार सवाल आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि प्रेसिपिटेट क्या है, तो प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल
प्रोडक्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन के बाद आपका बन के यानी कि बनता है यानी दिखता है उसमें, ठीक है। अच्छा, ये किस रिएक्शन में दिखता है बच्चों? एक रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे बाद में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वहां पर आपको क्या दिखता है? एक तो सोल्यूबल प्रोडक्ट मिलेगा, एक इनसोल्यूबल मिलेगा। तो जो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है उसी को प्रेसिपिटेट या हम पीपीटी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पीपीटी शॉर्ट फॉर्म में। ये याद रखना, पेपर में सवाल पक्का आता है इससे। अगर पूछेगा क्या कि कोई भी सवाल आता है, अभी मैं आपको दिखाता हूं पीवाईक्यू में कौन कौन से पूछे। देखो, पहला चीज यानी कि प्रेसिपिटेट तो मैं बता चुका हूं, ठीक है। अगर पहली चीज क्या है कि जब भी व्हेन कलरलेस लेड नाइट्रेट, ये सवाल आया है पेपर में, ठीक है। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को रिएक्ट कराते हैं कलरलेस पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? जब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को रिएक्ट करवाते हैं कलरलेस पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो कौन सी पीपीटी बनती है पूछा जाता है। तो याद रखना, येलो पीपीटी बनती है। किसकी बनती है? लेड आयोडाइड की। कौन सी पीपीटी बनती है बच्चों? प्रेसिपिटेट बनता है येलो, यानी कि पीले रंग का आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। यहां दिया है एग्जांपल, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, और क्या बनाया? लेड आयोडाइड बना। ये याद रखना, लेड आयोडाइड की पीपीटी का नाम बताओ। देखो येलो कलर दिखा रखा है, तो यहां पर कौन सी पीपीटी बनती है बच्चों? येलो कलर की पीपीटी देखने को आपको मिलती, प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। ये मिलेगा आपको। और ये आपका क्या है बच्चों? पोटेशियम नाइट्रेट आपको यहां दिख रहा है। तो ये सवाल बिल्कुल दिमाग में रखना, मैंने बोला ना पेपर में आया हुआ है ये। तो यहां बताया गया है कि जब लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन को हम कहां डालते हैं? कलरलेस कौन है बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड है। तो जब आपने लेड नाइट्रेट को कलरलेस नाइट्राइड दोगे, दो कलरलेस है, देखो यहां भी लेड नाइट्रेट भी कलरलेस है और पोटेशियम आयोडाइड भी है। जब दोनों को आपने मिक्स किया तो कैसा बना? येलो कलर का आपको एक प्रेसिपिटेट मिला, जो कि किसका बना बच्चों? लेड आयोडाइड का बना। किसका बना बच्चों? लेड आयोडाइड का, ठीक है। ये याद रखना, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों आपको याद रखना है कि क्या? व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को हम ऐड करते हैं सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तो आपको कौन सा प्रेसिपिटेट मिलता है? तो बोला व्हाइट कलर का मिलता है सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। सिल्वर शब्द जहां भी आ रहा है मोस्टली या तो व्हाइट होता है या ग्रे होता है, ये याद रखना। क्या बताया कि जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तो आपको व्हाइट कलर की पीपीटी मिलती है सिल्वर क्लोराइड की, ठीक है। और ये किसके अलोंग होता है? सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के अलोंग होता है, याद रखना, ठीक है। ये ध्यान देना, ये जितने भी मैं एग्जांपल करा रहा हूं ये सब पीवाईक्यूज पे ही है, ये ध्यान देना है, ठीक। सिल्वर नाइट्रेट ये रहा, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी पीपीटी बनाएगा बच्चों? व्हाइट पीपीटी बनाएगा। किस फॉर्म में? सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में, ठीक है। अरे हाँ है ना, और पढ़ा है ना, ये बेटा क्या है? रिएक्टेंट है, और ये बच्चों क्या है? प्रोडक्ट है। पार्टिसिपेट जो करते हैं निकल के जो आता है, लेकिन निकलने के बाद क्या होते हैं? बहुत सारे चेंज दिख रहे हैं। कहीं पर गैस निकल रही है, कहीं पर प्रेसिपिटेट बनता है, कहीं पर स्टेट चेंज होती है, कहीं पर आपका क्या होता है? टेम्परेचर में चेंज आता है, कहीं पर कलर चेंज होता है, ठीक है। याद रखो कलर भी चेंज हो रहा, साथ में दिख रहा होगा। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे बच्चों? पीपीटी फॉर्म हो रही है, ठीक है। अरे हाँ है ना। अच्छा, आगे की जब हम चर्चा करते हैं बच्चों, तो यहां पर देखिए अगला एग्जांपल, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वो सॉल्यूशन यानी कि जो पानी में क्या होता है बच्चों? पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, उसी को एक्वस कहते हैं। एक्वस का मतलब क्या है? एक्वस का मतलब है कि जो वो सब्सटेंस जो पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, उसी को एक्वस सॉल्यूशन हम कहते हैं, पानी में घुल जाना। तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन किसका है बच्चों? बेरियम क्लोराइड का। इसने रिएक्ट किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड तीसरी बार आया है, एकदम याद भी हो गया होगा ना अब तो। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते कौन? जो आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो भी एक कौन सी फॉर्म करता है बच्चों? आपका व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है। किसके साथ? बेरियम सल्फेट के साथ, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो बेरियम क्लोराइड है जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बेरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है। अरे हाँ है ना, कौन सा करता है बच्चों?
व्हाइट कलर की पीपीटी फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट। ये तीसरा एग्जांपल था। चौथा एग्जांपल देखिए बच्चों, प्रेसिपिटेट के ऊपर ही देखो, मैंने बोला ज्यादा क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए इस पे। तो यहाँ पर क्या अगला कि जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ। अगला आ गया देखो, अभी बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहा था किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। पीछे वाले में क्या पढ़ा था हमने कि जो बेरियम क्लोराइड था रिएक्ट कर रहा था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब क्या पढ़ रहे हैं? बेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बच्चों? ये रिएक्ट करता है आपका सोडियम सल्फेट के साथ। तो भी ये क्या देता है? बेरियम सल्फेट की क्या देता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, यहां भी क्या बना बच्चों? बेरियम सल्फेट। ऊपर वाले में क्या बना बच्चों? बेरियम सल्फेट। तो चाहे बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से करे, चाहे ये क्या करे सोडियम सल्फेट से करे, दोनों केस में ये क्या देगा आपको? बेरियम सल्फेट देगा। और किसका देगा बच्चों? व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में देगा। तो हमने दूसरा कैरेक्टर पढ़ा कि प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है और कौन कौन से रिएक्शन में कौन सी पीपीटी बनती है वो भी मैंने आपको पढ़ाया। और मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, अगला बच्चों अगले की तरफ हम चलते हैं। अगला कैरेक्टर पढ़ते हैं चेंज इन कलर। अब कलर में चेंज होना, देखो अभी आप देखोगे पीछे भी तो कलर में चेंज हुआ था, पर पीछे जो कलर में चेंज हुआ था बच्चों उसमें पीपीटी बन रही थी प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, इनसॉल्युबल तो घुलता नहीं है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये घुलेगा भी और कलर भी चेंज करेगा, दोनों फर्क है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब तीसरा कैरेक्टर आता है चेंज इन कलर। कलर में कैसे? तो हम ये बताते हैं कि जब आयरन नील को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप करते हैं, डुबोते हैं, तो उस पर क्या होता है कि उसका कलर क्या होता है? कन्वर्ट होकर लाइट ग्रीन हो जाता है। ठीक है, यानी क्या पूछेंगे कि जब आयरन नील को हम कॉपर सल्फेट का रंग बच्चों ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। और ब्लू कलर से कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? आपका लाइट ग्रीन बन जाता है। ये भी पूछा गया सवाल है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं पूरे। तो क्या होता है बच्चों? आयरन का रंग कैसा होता है? ग्रेस, दिखा रखा ना ऐसा। और ये कॉपर सल्फेट में जब डीप करते हैं, जिसका कलर पहले ब्लू था, सॉल्यूशन क्या था? ब्लू था। जैसे इसको इसमें डीप किया, एक रिएक्शन अभी बाद में आएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा ही हो रहा है कि आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड आल्सो प्रोड्यूस आयरन सल्फेट। यहां पर ये क्या कर रहा है बच्चों? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या रिप्लेस करके क्या करता है? आयरन सल्फेट फॉर्म करता है, जिसका रंग, जिस कारण से सॉल्यूशन का रंग चेंज हो जाता है। पूछा भी जाता है कि जब आयरन नील को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप करते हैं तो सॉल्यूशन का रंग किस प्रकार का होता है और क्यों बदल जाता है? तो उसका आंसर मैंने बताया कि जब आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। और क्या फॉर्म करता है बच्चों? आयरन सल्फेट, जिस कारण से सॉल्यूशन का रंग लाइट ग्रीन हो जाता है। और पूछा था कॉपर का रंग कैसा है? तो कॉपर का रंग बच्चों रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये पूछा गया है रेडिश ब्राउन के बारे में, ठीक, कॉपर का रंग कैसा होता है? तो आपका रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? ये हमने देखा कि कलर में चेंज हुआ। दूसरा एग्जांपल बच्चों, जब लेड नाइट्रेट पाउडर को हम एक बॉइलिंग ट्यूब में लेते हैं तो बॉइलिंग ट्यूब में हीट करने के बाद क्या बनते हैं? ब्राउन कलर की का फ्यूम्स बनता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो क्या बताया? लेड नाइट्रेट को हीट करने पर लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, ऑक्सीजन बना। लेकिन यहां पर पूछा गया कि क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस रंग का मिलता है? ब्राउन कलर का मिलता है। अब सवाल पूछा लेड नाइट्रेट को हीट करने पर कौन सी गैस बनती है या कौन सा बनता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, याद रखना। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर बच्चों एसिडिक नेचर होता है। कैसा होता है बच्चों? एसिडिक। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन्हीं दोनों
के कारण क्या होती है बच्चों, एसिड रेन भी होती है। तो इसीलिए इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। पर हमें इस सवाल में क्या पूछा है कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पर कौन सी गैस बनी और उसका कलर क्या था। तो हमने बताया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और उसका कलर कैसा बच्चों, यहाँ पर ब्राउन कलर है। कैसा कलर है बच्चों, ब्राउन। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में रखना। तो हमने चेंज इन कलर भी आपको बताया। अगली चीज बच्चों, अगला करेक्टर आता है चौथा करेक्टर। चौथा करेक्टर क्या बताया, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, 3 बता चुका हूं। पहला बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें हमने हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सीखा। दूसरा कैरेक्टर बताया प्रेसिपिटेट के बारे में, जिसमें 4 आपको एग्जांपल दिए बढ़िया बढ़िया से। फिर बताया आपको चेंज इन कलर, जिसमें 2 एग्जांपल दिए, एक तो आयरन का कॉपर सल्फेट का कलर चेंज करना, दूसरा लेड नाइट्रेट को हीट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का देना। अब चौथा कैरेक्टर पढ़ रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर। आपने देखा होगा बच्चों कि जब आप क्या करते हो कि जब आप चूना लेके आते हो, चूने को जो हम लाते हैं तो चूने का फॉर्मूला होता है CaO, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और वैसे इसको क्विकलाइम भी कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। और वैसे जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला है CaO। जब इस चूने को पानी की बाल्टी में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद देखना पानी पर हाथ लगाना तो आपको पानी गर्म मिलेगा। इसका मतलब इसने क्या किया, इसने पानी के टेम्परेचर को चेंज यानी चेंज कर दिया, बढ़ा दिया। चेंज इन टेम्परेचर ना तो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। इसने पानी के टेम्परेचर को बढ़ाया, बढ़ाने का मतलब ये हुआ क्या इवॉल्व किया, हीट इवॉल्व किया बच्चों। क्या इवॉल्व किया, हीट। और जब इसने हीट को इवॉल्व किया तो यहां पर क्या बना, स्लेक लाइम, जिसको हम नाम देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों। ठीक है, अब क्या हुआ, तो मैंने बताया कि इसमें क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो हीट प्रोड्यूस हुई, और यहां लिखा भी है राइज इन टेम्परेचर इन दिस रिएक्शन। लेकिन अगर इसी के अपोजिट एक दूसरे रिएक्शन की बात करें, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं तो यहां पर क्या दिखता है, बेरियम क्लोराइड मिलता है, अमोनिया मिलता है, और साथ में बच्चों वाटर। अगर वाटर मिला तो इसका मतलब इसने क्या किया कि टेम्परेचर को घटा दिया, टेम्परेचर को घटा दिया, और इससे क्या हुआ, हीट लॉस हुआ। और हीट लॉस होने पर हमेशा क्या लगती है, ठंडक लगती है। अरे हाँ, है ना। जैसे अगर हम बर्फ को अपने हाथ में पकड़े और बर्फ को यूं रखे तो बर्फ क्या करता है, हमारी हाथ की जो हीट होती है वो बर्फ ले लेता है। तो हमें क्या होता है, आइस के मेल्ट होने पर ठंडा महसूस होता है, और जब आग के पास बैठे होते हैं तो क्या लगती है, गर्मी लगती है। इसका मतलब हीट ले रहे हैं। तो हीट देने में, लॉस होने में ठंडक होता है, यानी कि टेम्परेचर गिरता है, और हीट लेने में टेम्परेचर बढ़ता है, यानी हीट मिलती है। ठीक है ना बेटा। तो यहां पर एग्जांपल दे, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें ही यानी टेम्परेचर यानी कि फॉल होता है, यानी टेम्परेचर गिरता है। तो हम बोलते हैं क्या, जब बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है बच्चों, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया, और साथ में आपको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो वाटर का मिलना, इसका मतलब टेम्परेचर का लॉस यानी हीट का लॉस होना, और टेम्परेचर का बच्चों गिरना। तो लिखा है फॉल इन टेम्परेचर इन दिस रिएक्शन। अब बच्चों इस पॉइंट पे आपको ये कि जो हमने ये कैरेक्टर पढ़ा, इसमें हमें एक चीज दिखी कि किसी रिएक्शन में हीट मिल रही है और किसी में लॉस होती है। तो जिस रिएक्शन में हीट मिलती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जॉस्ट होना। यानी कि जिस रिएक्शन में हीट मिलती है उसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक, और जिस रिएक्शन में हीट लॉस होती है उसको हम बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक। ठीक है, आगे हम इसी पर ही डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहां लिखा हुआ बच्चों, हीट लॉस जो है वो एंडोथर्मिक है, और हीट जो मिलती है उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, हीट लॉस एंड हो जाना, एग्जॉस्ट निकलना, तो हीट गेन एक्सोथर्मिक। अब सवाल आता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, पहले इसे डिफाइन करते हैं। तो बताया गया ना, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जिसमें हमारे सराउंडिंग्स में हीट क्या होती है, एब्सॉर्ब की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम एंडोथर्मिक कहते हैं। अब यहाँ क्या है, फोटोसिंथेसिस एक एग्जांपल दे रखा है एंडोथर्मिक का। पेपर में सवाल आ गया कि बताओ फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो हम बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो हीट दी जाती है वो सनलाइट के फॉर्म में दी जाती है। इसमें दी जा रही बच्चों, हीट दी जा रही है तो हीट लॉस होगी। तो अगर हीट दे रहे हैं सनलाइट के फॉर्म में
इसीलिए इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहा गया है। जिस रिएक्शन में हीट देनी पड़ी तो इसका लॉस हो रहा है, और जिसमें हीट मिल रही है यानी कि गेन हो रहा है। तो यानी कि हम जो फोटोसिंथेसिस को इस कारण से क्या बोलते हैं बच्चों, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ लिखा भी है कि क्या कि जो फोटोसिंथेसिस होती है तो ये बता रखा है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट, इसके नीचे एक होता है क्लोरोफिल, ये मिलकर बच्चों क्या देते हैं, इसको ग्लूकोज कहते हैं। और साथ में ऑक्सीजन और क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है प्लांट को। तो इसी का हमने एग्जांपल दिया एंडोथर्मिक। देखो मेल्टिंग ऑफ आइस, अभी तो बताया मैंने कि जब आप आइस को हाथ में रखते हो तो हमारी क्या होती है, इसमें भी क्या होती है कि जो हीट होती है वो कहां कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। तो ये तो है ना, तो हीट यानी कि मेल्ट हो गया, वो हमारे हाथ से हीट ली तो लॉस हुआ। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस भी एग्जांपल है किसका, एंडोथर्मिक का। अब बच्चों दूसरा पार्ट पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक। इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप देखिए समझिए बात को, हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है। एग्जांपल जितने भी बर्निंग है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे कि क्या आप क्या करो, लकड़ी को आप बर्न करो, कोल को, पेट्रोल को, जिसको भी करो, इन सब को बर्न करने से क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो बर्निंग इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में अभी हम और अच्छे डिस्कस करेंगे, थोड़ा बता देता हूं मैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किसमें होता है बच्चों, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होता है, ग्लूकोज में जब हम चर्चा करें ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज में क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन मिलने के साथ उस पर क्या मिलती है बच्चों, एनर्जी मिलती है। अभी इसको मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा, इसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके, ठीक है। अभी समझना बात को अच्छे से। अगला बच्चों हमारा आता है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जितने भी न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता है जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे तो ये भी रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है, हमेशा याद रखना। दिया ना HCl दिया है, NaOH दिया है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को जब मिलाया तो उससे क्या मिलती है हमें, यानी हीट मिलती है। एग्जांपल दें इनो वाला, पेट में क्या होती है, हमारे स्टमक में क्या है, HCl है, हमने इनो खाया बेस, तो जब दोनों मिले तो उसमें क्या इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, और उसी हीट से हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है। ये ध्यान देना जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक। तो आपको बताया कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चों, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक के 3 एग्जांपल दिए, कौन कौन से, और भी होते हैं पर ये 3 मेन है। बर्निंग, कंबशन ऑफ फ्यूल जैसे मैंने बताया है ना, ये पहला एग्जांपल। दूसरा रेस्पिरेशन बताया, रेस्पिरेशन को अभी मैं बच्चों और अच्छे से क्लियर करता हूं। न्यूट्रलाइजेशन बताया, एसिड और बेस की रिएक्शन होने पर हमेशा जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और साथ में बच्चों हीट मिलती है। क्या मिलती है, साथ में हीट मिलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक हम रिएक्शन कहते हैं। अगला पॉइंट, अगला आता है चेंज इन स्टेट। तो स्टेट में चेंज होना, ये 5वां कैरेक्टर है जो कि लास्ट कैरेक्टर हमारा है। तो 5वां कैरेक्टर बच्चों जो बता रहा हूं कि कुछ केमिकल रिएक्शन में आप देखना स्टेट में चेंज होता है। जैसे अगर हम कैंडल ऑफ वैक्स यानी कि कैंडल को हम अगर क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले जो वैक्स होती है वो मेल्ट होती है, और मेल्ट होके क्या बनती है, लिक्विड बनती है, और बर्न होने के बाद क्या बनता है बच्चों, और उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिलती है, वाटर। दोबारा समझाता हूं, ये था सॉलिड जो वैक्स होती है, ये कन्वर्ट किस में बच्चों, लिक्विड में, और साथ में क्या मिला, गैस मिलती है। गैस कौन सी से, कार्बन डाइऑक्साइड में मिलती है। तो सॉलिड से लिक्विड बना, और लिक्विड से क्या बना बच्चों, गैस आया ना। कैंडल में, कैंडल जलती देखिए ना, कैंडल में क्या होता है, पहले लिक्विड बनता है और फिर उससे क्या मिलती है, गैस तो निकलती है ऊपर, कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का। तो मैंने बच्चों आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाया और उसके बाद उसके कैरेक्टर आपको समझाए। अगला पॉइंट आपका आता है नेक्स्ट वाला, आप कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम थोड़े प्रैक्टिस करेंगे और चीजों पर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का सवाल है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। हम ये कहते हैं, पहले सिंपल से समझो, मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में जलाने से पहले, बर्न करने से पहले हम उसको साफ क्यों करते हैं, तो उसका क्या है, तो हम ये कहते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है बच्चों, इस पर एक लेयर होती है, और वो जो लेयर होती है वो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है।
कितनी बार पूछा गया सवाल है ये कि मैग्नीशियम रिबन पर जो लेयर होती है वो किसकी होती है। तो याद रखना बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो लेयर होती है। और यहां पर बता रखा है कि जब आप एक सैंड पेपर लेते हो और ये रिबन है मान लो, और इसके ऊपर क्या बच्चों लेयर लगी है किसकी, ये है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। आपने सैंड पेपर लिया और इससे इसको क्या किया, रगड़ा, यानी कि रब किया, और रब करने से इसको हटा दिया, किसको, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को हटा दिया। अब आपका मैग्नीशियम जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा एयर के और तुरंत क्या होगा, बर्न हो जाएगा। तो इसीलिए कि मैग्नीशियम रिबन को एयर के कांटेक्ट में लाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ताकि उसमें से क्या हट जाए, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर हट जाए। तो यहाँ बता रखा है द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज यूजुअली हैव अ कोटिंग ऑफ व्हाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ लिखा ना व्हाइट कलर लेयर ऑफ वाला, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बोनेट कहते हैं, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं। और इसके सरफेस पे हम देखें तो ये रहती है, जिससे रिएक्शन बहुत स्लो होती है, क्योंकि उस पर क्या होती है, मॉइस्ट एयर वगैरह भी उस पर रहती है। जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा ये रहता है। मतलब कुल मिला के आपको ये बोलना है कि जो मैग्नीशियम रिबन है इसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है, जिसको सैंड पेपर से हटाया जाता है, तो मैग्नीशियम रिबन डायरेक्ट ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है और बर्न हो जाता है। ठीक है, यही चीज यहाँ बता रखी है। ये देखो लिखा, दिस लेयर इज रिमूव्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। तो यहाँ देखिए 2Mg रिएक्शन है, मैग्नीशियम व्हाइट लेयर, और ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर पूछेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो आपके पास आता है वो किस कलर का होता है, व्हाइट पाउडर का होता है। किसका होता है बच्चों, व्हाइट पाउडर का। ठीक है, और हाँ है ना। अगली चीज आपकी आती है कि रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। अभी मैं यही चीज आपसे डिस्कस कर रहा था ना, मैंने कहा समझाऊंगा। मैग्नीशियम रिबन को यानी कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी रिलीज करता है। कैसे, जब ग्लूकोज जो होता है, जैसे कि मैंने कहा कि फूड ब्रेकडाउन हो गया, क्या बना, ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ। इससे क्या हुआ कि ये किसमें कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। पूरी प्रोसेस को समझो। क्या बताया कि जो ग्लूकोज होता है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के साथ क्या करता है, किसमें ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। कितनी एनर्जी मिलती है बच्चों, 38.1 मोल आपको मिलती है। 38.1 मोल कितनी मिलती है, 38.1 मोल एटीपी के फॉर्म आपको मिलती है, जिससे इस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम जो भी हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे ग्रोथ है, मूवमेंट है ना, बॉडी का टेम्परेचर है, रेस्पिरेशन है, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, इसी एनर्जी से सब चीजों को मेंटेन किया जाता है। तो इसीलिए रेस्पिरेशन में क्या मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मतलब हीट के फॉर्म में मिलती है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है ना। अगली चीज आती है बच्चों, नेक्स्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यू पर बात करते हैं। पहला एमसीक्यू पूछा है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग। यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन है इसको रब करते हैं क्योंकि इस पर एक कोटिंग होती किसकी, तो हमने बताया पहला बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये देखो पहला क्या बच्चों, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की इस पर एक लेयर होती है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, हम रब करके इसको हटाते हैं ताकि एयर के कांटेक्ट में आए और इजीली बर्न हो जाए। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में बच्चों हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम है, क्योंकि इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन। तो हमारा ये जो है किसका एग्जांपल है बच्चों, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, बकाया एंडोथर्मिक है और ये नहीं होता है इनमें। ठीक है, अगली चीज को हम समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट अंडरगोन अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन के थ्रू नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड अभी बताया, दूध से दही बनना बिल्कुल केमिकल रिएक्शन है। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, यानी कि पानी में नमक का मिलना। रस्टिंग ऑफ आयरन और बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग केमिकल रिएक्शन, रस्टिंग केमिकल रिएक्शन।
फॉर्मेशन ऑफ कट केमिकल रिएक्शन, डिसॉल्विंग मतलब है सॉल्यूशन बनाना, और सॉल्यूशन बनाना मैंने बताया था एक फिजिकल चेंज है, तो एक केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला आता है बच्चों, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड। बताओ फटाफट, जब जिंक को HCl एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? पढ़ा था हमने, पॉप साउंड के साथ कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी भी है, जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये ध्यान देना। अगली चीज आपकी आती है छठा वाला, What is the brown gas evolve when lead nitrate heated? जब lead nitrate को हीट किया जाता है, पढ़ा था हमने PbNO32, lead nitrate को जब हीट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो पढ़ा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कलर कैसा होता है बच्चों इसका? ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। अगला आता है सेवंथ वाला, What is observed when silver nitrate react with sodium chloride? जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, तो इसका कैसा बनता है बच्चों? व्हाइट। सिल्वर मैंने बताया दो ही करता है, या तो आपका बनाएगा ग्रे या बनाएगा बच्चों व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? यहां भी पूछा है जिसमें हीट निकलती है। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के फॉर्म में हीट देनी पड़ती, तो ये नहीं हो सकता, एंडोथर्मिक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये भी क्या है, इसमें भी हम देखें तो एंडोथर्मिक है। रेस्पिरेशन, यस अभी पढ़ा था, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपको ग्लूकोज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में एनर्जी में बन जाता है ना। एनर्जी कितनी मिलती है? एटीपी की फॉर्म मिलती है, 38.1 मोल आपको एनर्जी मिलती है बच्चों। अगला क्या बताया? मेल्टिंग ऑफ आइस, ये तो फिजिकल चेंज है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा बच्चों? आपका रेस्पिरेशन। अगला आता है नाइन्थ वाला, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर नहीं है? बताओ बेटा, अब ये तो बताओ। चेंज इन कलर 5 है ना, चेंज इन कलर है, चेंज इन टेम्परेचर है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है, और ये कौन सा है? चेंज इन शेप, ये फिजिकल है, तो ये हमारा कोई करेक्टर नहीं है। तो इसमें से हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? ये आपका करेक्ट होगा। तो यानी क्योंकि आपको पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के वो 5 होते हैं। चेंज इन कलर दिया था, चेंज इन टेम्परेचर दिया था, इवोल्यूशन ऑफ गैस 3 तो ये है, 2 और कौन से है? पहला और दूसरा, तो और तीसरा। चौथा बताओ बच्चों। चौथे की जब हम चर्चा करते हैं, चौथा आपका है जो हम पढ़ते हैं चेंज इन स्टेट, और पांचवा आपका है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। आया समझ में? तो इसी प्रकार से अभी मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के ऊपर पूरा बेस बताया, और उस पर बच्चों क्या बताया, उससे रिलेटेड टर्म कैरेक्टर बताए, और साथ में मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस कराई है। तो अगला लेक्चर जब हमारा आएगा तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर में बच्चों आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।